तो आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का 10वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले जीएस के कुल 9 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो को आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आज का, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको कहा गया है? तो वह सरस्वती नदी को कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो पहला विदेशी आक्रमण ये ईरानियों के द्वारा किया गया था। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? तो कालसी का संबंध अशोक से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और चौथा सवाल है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो जहांगीर ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मुगल शासक उस समय था जहांगीर, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो मुगल शासक था वो कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वह अकबर थे। लेकिन जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया, तो जहांगीर ने फरमान दिया था। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और स्वामी विवेकानंद के जो गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस था। तो इन्हीं के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। तो ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में और तीसरा जो है 1932 में। 1932 में। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है यहाँ पे जो पूछा गया है, तो कांग्रेस की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? तो गांधी जी ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अगला सवाल है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में रखा गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और कहाँ से हुआ था? तो बम्बई से। और इस बीच ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। ऑपरेशन 0 आवर के तहत जितने भी सक्रिय नेता थे इस आंदोलन से जुड़े, उनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया था। ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था, जिसके तहत सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। तो उसी में पूछा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था।
अगला सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम जो सत्याग्रही चुना गया था वो विनोबा भावे को। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे सत्याग्रही वो ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। तो तीनों लोगों का नाम याद जरूर रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह के कौन थे? वो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही जो थे वह ब्रह्मदत्त थे। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मित्र मेला संघ की शुरुआत की गई थी बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 27वां अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ 1912 में, कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने बोला था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है? तो राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार दिया गया है कि राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से ये संबंधित है। अगला सवाल है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? तो ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे डी विकल्प से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, तो उनको ऑलरेडी शपथ जो है दिलाया जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद उनको कोई भी शपथ नहीं दिलाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, भू राजस्व और लोक व्यवस्था। एक और महत्वपूर्ण पूछा जाता है जो शिक्षा पूछा जाता है, शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, इसे हटा करके समवर्ती सूची में अब रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वो है असम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ये विकल्प सही हो जाएगा। और संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संसदीय विशेषाधिकार पूछा गया है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? तो समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है हमेशा। तो मौलिक अधिकार ध्यान में रखिएगा, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से। संघात्मक व्यवस्था पूछा जाता है, संघात्मक व्यवस्था तो ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व पूछा जाए, ये किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो कि पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तृतीय क्षेत्र का भाग पूछा गया है। सूत निर्माण, पशुपालन, फसलों की खेती, विद्युत। तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन विद्युत, ये तृतीय क्षेत्र की श्रेणी में आएगा। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो कृषि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड किस क्षेत्र में आता है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कृषि से रिलेटेड। और विद्युत यहाँ पे पूछा गया है, ये तृतीय क्षेत्र का भाग है। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ होता है वह उपयोगिता होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? ये भारत की बात हो रही है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा साख निर्धारण यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो क्रिसिल ये आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। आपका ICRA भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, केयर भी, ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, लेकिन IFCI ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जिन्सों यानी कि कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है। तो ये यहाँ पे परंपरागत निर्यात वस्तु भी है, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु भी है, और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो गेल एक महारत्न कंपनी है, इसकी स्थापना पूछा गया है, कब की गई थी? 1984 में की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी जलीय वातावरण में स्वतंत्र एवं स्थूलदर्शीय प्राणियों को किस प्रकार उल्लिखित किया जाता है? तो इनको तरड़क, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे ये गलत टाइप हुआ है, बलपक्रम नहीं बालपक्रम होगा। तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मेघालय राज्य में है। अगला सवाल है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका ये कोलकाता में है। सी विकल्प सही हो जाएगा। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान हमेशा पूछा जाता है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड के देहरादून में है। यहाँ पे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ पे है? कोलकाता में है। अगला सवाल है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। बी ऑप्शन से हो जाएगा। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को प्रत्येक वर्ष योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को। अगला सवाल है, यहाँ पे ये खासा नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, खस जनजाति। तो एक खस जनजाति होती है और एक खासी भी जनजाति होती है, गारो खासी जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया ये आपका मेघालय की जनजाति है। गारो खासी और जयंतिया ये कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की जनजाति है ये। लेकिन आपसे जो पूछा गया है सवाल में वो खासा नहीं, खस जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो खस जनजाति ये उत्तराखंड की जनजाति है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो खस जनजाति और खासी जनजाति दोनों अलग अलग हैं। खासी आपका मेघालय की है और खस जनजाति जो है ये उत्तराखंड राज्य की है। अगला सवाल है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो कोरिया जल संधि आप देखेंगे ऑप्शन में जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को ये जोड़ती है। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पंपास जो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान होते हैं उनको प्रेरी कहा जाता है, प्रेरी। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको डाउन्स बोला जाता है। अफ्रीका में वेल्ड बोला जाता है। अफ्रीका में क्या बोला जाता है? तो वेल्ड बोला जाता है अफ्रीका में। तो अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहीं पे आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में ही ब्राज़ील में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कंपोस या कंपोज भी बोला जाता है। तो ब्राज़ील में पूछा है कैंपोस घास का मैदान, और अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आप देखिए 4 कथन दिया गया है, इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा नहीं है, ये कथन सही है। पहला दिया गया लावा तथा मैग्मा दोनों में गैस होती है, बिल्कुल गलत है। लावा में गैस होती है किंतु मैग्मा में नहीं, मैग्मा में गैस होता है लावा में नहीं होता, ये सही है। ना तो लावा में और ना ही मैग्मा में गैस होती है, ये भी गलत है। तो केवल सही कौन सा है? बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन जिसको OPCW कहा जाता है, इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नीदरलैंड की द हेग में है। द हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में है, नीदरलैंड। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये भी द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में। जिनेवा में WTO का मुख्यालय, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय है वो भी जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में है। और मैड्रिड में, जो कि स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। तो पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्पेन के मैड्रिड में है। वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो यहाँ पे ओपेक का हेडक्वार्टर है। अगला सवाल है, स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो ये नियम संबंधित है प्रकाश के अपवर्तन से। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो क्यूसेक में नापा जाता है प्रवाह की दर को, तो ये का हो जाएगा तीसरा। बाइट, जो कि कंप्यूटर में जो है मापन इकाई है बाइट, तो यहाँ पे हो जाएगा बी का चौथा हो गया। फिर आपका रिक्टर, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, सी का हो जाएगा दूसरा। और बार जो है ये दाब मापा जाता है, तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला। 3 4 2 1 विकल्प आप देखेंगे 3 4 2 1, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो संपर्क बल है वो, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, कोका कोला जैसे शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें कैफीन पाया जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत चीन संबंधों में शांति बहाली के लिए किस 3D दृष्टिकोण पर जोर दिया है? तो ये डिसएंगेजमेंट, डी एक्सलेशन, डी इंडक्शन। तो ये DDD जो है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है क्या है? तो डिसएंगेजमेंट है, डी एस्केलेशन है, डी इंडक्शन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं कि भारत और ओमान ने हाल ही में किस समझौते पर वार्ता पूरी की है जिसका उद्देश्य व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना है? तो इसने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर जो है समझौता हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट।
ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। तो भारत और ओमान ने अभी हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर वार्ता पूरी की है, जिसका उद्देश्य है व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देना। और अंतिम सवाल है, हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, क्योंकि ये आपका यूपी स्पेशल का ये करंट अफेयर्स है, तो ये पूछा जा सकता है सवाल कि हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो लखनऊ में स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये था आपका आज का 10वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सभी वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ में आप LT ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी GS का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर कराया जा रहा है, तो उसे भी देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।